इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक्सटर्नैलिटीज़, जिन्हें हम हिंदी में बाह्यताएं कह सकते हैं, के बारे में चर्चा करेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो एक्सटर्नैलिटीज़ हैं ये कैसे सृजित होती हैं और अर्थव्यवस्था पर या अर्थव्यवस्था के लोगों पर इनके किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं और ये प्रभाव यदि हानिकर हैं तो इस समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है, और यदि लाभकर हैं तो उस दृष्टि से हम देखने का प्रयास करेंगे कि क्या जो स्थितियां हैं, उत्पादन और उपभोग का जो स्तर है उसको कम या अधिक करके इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। यहाँ पर एक हमें उल्लेख ये करना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन और उपभोग के संदर्भ में जो बाजार प्रणाली है, जिसे हम मार्केट मैकेनिज्म कहते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि जो बाजारीय व्यवस्था है जिसमें उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं के अधिमानत्वों को व्यक्त करता है मूल्यों के रूप में, और तदनुरूप उत्पादक वर्ग जो है उसे पूरा करता है, और इसमें समस्त जो क्रियाएं हैं वो एक तरह से प्रतियोगिता के आधार पर तय होती है, और इसलिए जो भी उत्पादन होता है, जो उपभोग होता है, जो उत्पादन करते हैं, जो उपभोग करते हैं, वे सब अपने सर्वोत्तम स्थिति में पहुंचते हैं और ये स्थिति अनुकूलतम या ऑप्टिमम होती है। यहाँ हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या मार्केट मैकेनिज्म का ये जो दावा है वो सही है, और क्या इसी मार्केट मैकेनिज्म की व्यवस्था के अंतर्गत ही कुछ ऐसी स्थितियां जिन्हें आज हम यहाँ एक्सटर्नैलिटीज़ कह रहे हैं, बाह्यताएं कह रहे हैं, वे उत्पन्न होती हैं। तो पहले हम बाह्यताओं या एक्सटर्नैलिटीज़ का अर्थ समझ लें। जो मार्केट मैकेनिज्म है, जहाँ मूल्य यंत्र के माध्यम से सारी आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है, वहाँ पर दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष उपभोक्ता का है और दूसरा पक्ष उत्पादक का है, और उत्पादक और उपभोक्ता दोनों विवेकशील हैं, प्रतियोगिता की स्थितियां हैं, दोनों अपने अपने बारे में सर्वोत्तम निर्णय लेने में समर्थ हैं, और इन तमाम मान्यताओं के अंतर्गत ये माना जाता है कि दोनों अपने अपने जो उनके लक्ष्य हैं, चाहे लाभ को अधिकतम करना उत्पादक का लक्ष्य हो या संतुष्टि को अधिकतम करना उपभोक्ता का लक्ष्य हो, वो दोनों अधिकतम स्थिति को प्राप्त होते हैं, और ऐसा समस्त उपभोक्ताओं और समस्त उत्पादकों के संदर्भ में होगा, और इसलिए पूरी अर्थव्यवस्था के लिए ये अनुकूलतम, सर्वोत्तम और वांछनीय स्थिति होगी। लेकिन इस आर्थिक क्रियाओं की ये जो प्रक्रिया है, जो बाजारीय व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होगी, उसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हम कह सकते हैं उत्पादित हो जाती हैं जिन्हें हम बाई प्रोडक्ट कह सकते हैं। मतलब इस उत्पादन और उपभोग क्रिया के दौरान ऐसी कुछ
सह उत्पाद या उप उत्पाद सृजित होते हैं जो उस मार्केट मैकेनिज्म के कारण नहीं उत्पन्न होते। मतलब मार्केट मैकेनिज्म का मतलब यह हुआ कि किसी वस्तु या सेवा का उपभोक्ता मांग करे और उत्पादक उसकी पूर्ति करे, तो ये मार्केट मैकेनिज्म है। लेकिन ये जो होगा, ये न तो उपभोक्ता उसकी मांग करते हैं और न उसके अनुरूप उत्पादक उसकी आपूर्ति करता है, बल्कि जो मुख्य आर्थिक क्रिया है, जैसे किसी वस्तु की मांग उत्पादक उपभोक्ता करते हैं, उस वस्तु का उत्पादन होता है और इस उत्पादन की प्रक्रिया में कुछ अन्य चीज़ें उत्पादित हो जाती हैं जिनको हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं, सह उत्पाद कहते हैं। वो जनता के लिए या अर्थव्यवस्था के लिए कई बार हानिकर होती हैं और कई बार वो लाभकर भी होती हैं। तो ये जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, इनके कारण जो संतुलन या इक्विलिब्रियम मार्केट मैकेनिज्म द्वारा निर्धारित हो रही थी, जो उत्पादन और उपभोग के एक निश्चित स्तर को उत्पादित करती है और कहा जाता है ये अनुकूलतम स्तर है, उससे इतर मतलब जो अनुकूलतम स्थिति होनी चाहिए, वो अनुकूलतम स्थिति इस बाई प्रोडक्ट के उत्पादन के माध्यम कारण एक तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है, डैमेज हो जाती है। और इसलिए जो संतुलन की स्थितियां मार्केट मैकेनिज्म द्वारा निर्धारित होती हैं, वो अनुकूलतम नहीं रह जाती और यही कहा जाता है कि मार्केट जो है वो फेल्योर कर जाती है। अर्थात जो मार्केट सिस्टम है या जो मार्केट मैकेनिज्म है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती और अनुकूलतम स्थिति न होकर वो, अनुकूलतम स्थिति का मतलब जो सबसे इफ़िशियंट स्थिति हो, जिसमें उत्पादन के साधनों का सर्वोत्तम उपयोग होता हो, उपभोक्ताओं की संतुष्टि सर्वाधिक होती हो, वो उससे कम पर निर्धारित हो जाती है और तब हम कहते हैं कि मार्केट मैकेनिज्म जो है वो एक तरह से असफल हो जाती है। तो जब एक्सटर्नलिटीज का बाई प्रोडक्ट के रूप में, सह उत्पाद के रूप में किसी मुख्य आर्थिक क्रिया के साथ सृजन होता है, वैसी स्थिति में मार्केट मैकेनिज्म इसे दूर करने में असफल सिद्ध होती है और जो इस एक्सटर्नलिटीज के कारण जो फ़ायदे या नुकसान होते हैं, उनका संबंध मार्केट मैकेनिज्म में जो उपभोक्ता वर्ग है या जो उत्पादक वर्ग है, ये दो पक्ष माने जाएं, एक उत्पादक वर्ग एक उपभोक्ता वर्ग है, उसको ये प्रभावित नहीं करती। जो ये बाह्य उत्पाद होंगे जिनको हम एक्सटर्नलिटीज कह रहे हैं, वो किसी ऐसे लोगों को जिनको हम थर्ड पार्टी कह रहे हैं, जो जिनका इन आर्थिक क्रियाओं, उन आर्थिक क्रियाओं से कोई संबंध नहीं है जो मार्केट मैकेनिज्म के माध्यम से संचालित हो रही हैं, अर्थात जिस वस्तु का उत्पादन उपभोग हो रहा है उनका इससे कोई संबंध नहीं है, न तो वो उस व्यवस्था के अंग हैं, लेकिन इनके कारण जो एक्सटर्नलिटीज होती हैं वो उनको प्रभावित करती हैं। तो इस रूप में जो ये एक्सटर्नलिटीज हैं, बाह्यताएं हैं, या जो बाह्य प्रभाव है मार्केट मैकेनिज्म द्वारा संचालित आर्थिक क्रिया का, उस प्रभाव पर उस थर्ड पार्टी का एक तरह से कोई दबाव नहीं होता, उनका कोई उससे संबंध नहीं होता और वो चाहकर भी उससे बच नहीं सकते। हानि हो रही है तो उन्हें हानि उठानी पड़ेगी, लाभ हो रहा है तो उन्हें लाभ होगा, इसको वो अस्वीकार नहीं कर सकते और उन्हें एक तरह से बर्दाश्त करना होगा।
तो इस रूप में ये जो थर्ड पार्टी को फायदे या नुकसान होते हैं मार्केट मैकेनिज्म के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं के संचालन के कारण, उसको हम एक्सटर्नैलिटीज कहते हैं। हमने यहाँ थोड़ा सा लिख दिया है जो आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नैलिटीज इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट और बेनिफिट टू एन अनइन्वॉल्व्ड थर्ड पार्टी दैट अराइजेज एज एन इफेक्ट ऑफ अनदर पार्टी एक्टिविटी। ये हम आपको बता चुके हैं। और अब एक उदाहरण कोई दिया जा सकता है, जैसे हम ये कहते हैं कि कोई फैक्ट्री लगी है, चाहे पहले वो केमिकल की फैक्ट्री है, चाहे कोई भी फैक्ट्री है, जो ऐसे जो टॉक्सिक्स का, या आप कह लें कि ऐसे जो वातावरण में तमाम ऐसे गैसों का उत्सर्जन करती है जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। चाहे हम मोटर वाहनों को ले लें, जब ये सड़क पर चलते हैं तो जो धुआं फेंकते हैं वो वातावरण को या लोगों को नुकसान करती हैं और उनको स्वास्थ्य के लिए हानिकर होती हैं। तो यहाँ न तो जो मार्केट मैकेनिज्म है उसमें कहीं भी ये जो उत्सर्जन हो रहा है और जिससे किसी थर्ड पार्टी को नुकसान हो रहा है और वो उससे बच भी नहीं सकती क्योंकि उसके हाथ में कुछ है नहीं, वो असहाय है। तो ऐसी स्थितियों में हम कहते हैं कि ये जो है गैसों का जो उत्सर्जन है वो एक तरह से थर्ड पार्टी को प्राप्त होगा और यही इस फैक्ट्री की एक तरह से एक्सटर्नैलिटी होगी, बाह्यता होगी। इसी प्रकार कुछ ऐसे भी क्रियाकलाप हो सकते हैं जो लोगों को या थर्ड पार्टी को फायदा पहुंचा दें, जैसे जितने भी सोशल ओवरहेड्स हैं जिनको हम सामाजिक उपरिव्यय कहते हैं, या जिनको सरल भाषा में कह दें कि ऐसे आधारभूत संरचना का निर्माण हो जो समाज के लोगों का उससे फायदा हो। वो सड़क का निर्माण हो सकता है, वो नदी पर पुल का निर्माण हो सकता है, या सामाजिक क्षेत्र में हम जाएं तो शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं के संदर्भ में अस्पतालों का निर्माण हो सकता है, विद्यालयों, इन विश्वविद्यालयों का निर्माण हो सकता है। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो लोग इस प्रक्रिया से इन्वॉल्व नहीं हैं उनको भी इनका फ़ायदा मिल जाता है। जब कोई फ्लाईओवर बनता है, जब कोई नदी पर पुल बनता है, तो नदी के आर पार जितने लोग आवागमन करते हैं और जितनी आर्थिक क्रियाएं उनके माध्यम से संचालित होती हैं उन सब का फायदा उससे होता है, यद्यपि वो उस आर्थिक क्रिया के अंग नहीं हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो बाजार प्रक्रिया के माध्यम से जो क्रियाएं संचालित होंगी उनके नुकसानदेह भी सह उत्पाद उत्पन्न होते हैं। जैसे हमने देखा था कि वो विषैली गैसों के रूप में, या फिर कुछ इस रूप में जो अन्य लोगों को उनकी आर्थिक क्रियाओं में मदद करते हैं, तो उस रूप में भी ये उन्हें फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि एक्सटर्नैलिटीज दो तरह की हो सकती हैं, वो निगेटिव भी होती हैं और वो पॉजिटिव भी होती हैं। क्योंकि निगेटिव एक्सटर्नैलिटीज जो हैं, जो नुकसान पहुंचाने वाली हैं, उससे ज़्यादा चिंतित होती है जनता और तदनुरूप सरकारें या समाज। इस नाते जो हानिकर या जो नकारात्मक बाध्यताएं हैं उन पर हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है, और जो फायदे वाली हैं उन पर हम उतने वहाँ चिंतित नहीं होते। तो इस रूप में ये एक्सटर्नैलिटीज, बाध्यताएं ऋणात्मक, नकारात्मक भी हो सकती हैं, हानिकर भी हो सकती हैं समाज के लिए, और ये फायदेमंद भी हो सकती हैं। यहाँ हम इस रूप में इसका उल्लेख कर रहे थे। अब हम जरा एक्सटर्नैलिटीज के एक और रूप पर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, ये तो तय है कि ये जो एक्सटर्नैलिटीज हैं या जो बाध्यताएं हैं वो मार्केट मैकेनिज्म के माध्यम से सह उत्पाद के रूप में उत्पन्न होती हैं। लेकिन अब एक दिक्कत ये है कि क्या ये जो बाध्यताएं हैं ये पता लगाया जा सकता है कि इनका सृजन कहाँ से होता है,
कौन उसके लिए जिम्मेदार है? क्या ये पता लगाया जा सकता है कि इससे किसको नुकसान या फायदा हुआ है? और कई बार पता लगाया भी जा सकता है और कई बार नहीं भी लगाया जा सकता। और इस आधार पर एक्सटर्नलिटीज को हम दो भागों में फिर बांट सकते हैं। एक को हम कहते हैं मार्केट एक्सटर्नलिटीज और एक को कहते हैं नॉन मार्केट एक्सटर्नलिटीज। एक बाजारीय बाध्यताएं हैं जिनको हम इस अर्थ में लेते हैं कि इसमें ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कहाँ से इन बाध्यताओं का उत्सर्जन हो रहा है, वे कौन सी फैक्ट्रियां हैं, वे कौन से लोग जिम्मेदार हैं जो जिनकी क्रियाओं के माध्यम से ऐसा हो रहा है। और ये भी पता लगाया जा सकता है कि नुकसान किनका हो रहा है। और यदि ऐसा हो तो हम कहते हैं ये मार्केट एक्सटर्नलिटीज हैं और यहाँ हम आसानी से दोनों पक्षों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यदि आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो तदनुरूप जो एक्सटर्नलिटीज फैला रहे हैं और जो नुकसानदेह हैं उनके लिए उन पर कर लगाया जा सकता है या उन पर ये दबाव बनाया जा सकता है कि जो भी ये इंडस्ट्री के बाहर जो आपके ये ऐसे उत्पाद हैं जो नुकसानदेह हैं उनको आप फिल्टर करें, उनको फैक्ट्री के भीतर ही सही करें ताकि इसका प्रभाव प्रदूषण के रूप में समाज पर न पड़ने पाए। सरकार ये भी कर सकती है कि ऐसे इंडस्ट्रीज को या ऐसे फैक्ट्रीज को, यूनिट्स को सब्सिडी भी दे सकती है ताकि वो अपने इस जो अर्थव्यवस्था जो बाजारी तंत्र में जो जहाँ वो इक्विलिब्रियम में थे अब वो डिस्टर्ब होगी तो उन्हें नुकसान होगा, उसकी भरपाई के लिए सरकारें उन्हें सब्सिडी भी दे सकती हैं और जिनके आधार पर उनकी लागत को घटाया जा सकता है। या आप कह सकते हैं कि जो प्रदूषण उनके फैक्ट्रियों के माध्यम से हो रहा है उसको कंट्रोल करने की दिशा में वो सकारात्मक उपाय कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा कि अगर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है, नदी पर कोई पुल बनता है, क्या कोई हाईवे बनती है, वैसी स्थिति में अगर ये पता लग जाए कि कितने कौन कौन लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं तो उन पर टैक्स लगा करके, शुल्क लगा करके तरह तरह से, जैसे हम कहते हैं टोल टैक्स हम वसूल लेते हैं सड़कों पर या पुलों पर, तो वो एक उसी प्रक्रिया का अंश है कि अगर आप इसका लाभ लेते हैं तो उसका शुल्क जो है अदा करें। तो अगर आइडेंटिफाई किया जा सकता हो तब तो ऐसा किया जा सकता है और हम इसे बाजारी बाध्यताएं कहेंगे। लेकिन जब हम ये पता न लगा पाएँ कि ये जो प्रदूषण फैला है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, जब हम ये पता न लगा पाएँ कि जिनको नुकसान हुआ कितना नुकसान हुआ है, किनको नुकसान हुआ है, किनको फ़ायदा हुआ है, ये पता ही नहीं लगाया जा सकता हो और इसके पीछे बहुत तरह की कठिनाइयाँ हो सकती हैं और ऐसा नहीं हो पाता, वैसी स्थिति में सरकार न तो किसी पर इसके लिए हर्जाने के रूप में टैक्स लगा सकती है, प्रदूषण फैलाने के लिए टैक्स नहीं लगा सकती, और न तो जिनको लाभ हो रहा है उनको लाभ प्राप्तकर्ता के रूप में जो लाभ हो रहा है उनसे हम कर सरकारें नहीं ले पाएंगी। तो ऐसी स्थिति में एक्सटर्नलिटीज के ये दो रूप हो सकते हैं। कई बार ऐसा कर पाना संभव होता है कि हम डैमेज अगर कोई करता है तो भी कर लगा देते हैं और अगर किसी को फ़ायदा होता है तो भी हम उससे चार्ज कर लेते हैं फ़ायदे की एक राशि को। लेकिन जब ऐसा नहीं कर पाते तो हम इसको कहते हैं ये नॉन मार्केट एक्सटर्नलिटीज हैं और इनका उपचार बस केवल एक ही अब रह जाता है कि सरकार जो है अपने बजटीय व्यवस्था के अंतर्गत जो आय प्राप्त करती है उसका एक अंश जो है इन एक्सटर्नलिटीज के जो कारण अर्थव्यवस्थाओं पर जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं उनको वो उनके माध्यम से दूर करने का प्रयास करें।
तो इस दृष्टि से यहाँ एक बात और हम बता दें कि जब ऐसा होता है तो हम इसको अब अर्थशास्त्रीय भाषा में दूसरे तरह से कह सकते हैं कि ये जो उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादक लगे हुए हैं, इस उत्पादन प्रक्रिया में जितनी लागत उनकी लगती है ये उनके लागत का अंश होता है। उनको हम कुल लागत के रूप में, सीमांत लागत के रूप में, प्रति इकाई लागत के रूप में, किसी भी रूप में देख सकते हैं। इसी प्रकार इनके वस्तुओं के निर्माण से और तदनुरूप उनके उपभोग से समाज के लोगों को जो फायदे होते हैं, उन फायदों को हम सोशल बेनिफिट के नाम से जानते हैं। अलग अलग जब हम उनको देखते हैं तो वो प्राइवेट बेनिफिट है, और जब हम उनको समग्र रूप में जोड़ते हैं तो हम इसी को कहते हैं ये सोशल बेनिफिट है। तो एक तरह से जो बेनिफिट का कर्व होगा वो वही प्राइवेट बेनिफिट को भी दिखाएगा, वही सोशल बेनिफिट को भी दिखाएगा। तो इस रूप में अगर होता सामान्यतः ये है कि जब मूल्य निर्धारित जहाँ होता है, हम अर्थशास्त्रीय भाषा में और बाजारी व्यवस्था में जानते हैं कि जो मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर होते हैं, होने चाहिए, और वो सर्वोत्तम स्थिति या संतुलन की स्थिति होती है। तो वैसे स्थिति में यहाँ भी हम सोशल बेनिफिट और सोशल कास्ट, मार्जिनल सोशल कास्ट और मार्जिनल सोशल बेनिफिट को बराबरी करके संतुलन की स्थितियाँ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे मार्केट मैकेनिज्म में, और देखेंगे कि उस स्थिति में क्या ऑप्टिमम स्थिति है। और ऑप्टिमम स्थिति होगी अगर सोशल बेनिफिट और सोशल कास्ट दोनों बराबर हो जाएं। लेकिन जो बाजारी व्यवस्था है उसमें जो कास्ट है वो उत्पादक की है, तो इस तरह से उसको हम कहेंगे उसको हम कहेंगे मार्जिनल प्राइवेट कास्ट। और अगर उस कास्ट के अलावा जो वो उस प्रक्रिया या उत्पादन की क्रिया में जो बाई प्रोडक्ट पैदा हुए, जैसे हमने कहा कि वो प्रदूषण, पर्यावरण को प्रदूषित किया, फैक्ट्री की रसी वो जो विषैली गैसें हैं उन्होंने, तो इसका मतलब हुआ कि एक तरफ तो उस वस्तु द्वारा उस इंडस्ट्री द्वारा उत्पादित वस्तु का लोगों ने उपभोग किया और उनके सामाजिक लाभ में वृद्धि हुई, लेकिन दूसरी तरफ उसकी जो बाई प्रोडक्ट है जिनके कारण इन गैसों का निर्माण हुआ है, उससे नुकसान हुआ लोगों को। तो अब ऐसी स्थिति में जो सोशल बेनिफिट होगी, अगर ये नुकसान न होता तो उस सोशल बेनिफिट यथावत रहती, लेकिन अगर नुकसान हो रहा है तो जितना नुकसान हुआ है, जिसको हम एक्सटर्नल सोशल कास्ट कह सकते हैं, या प्रति इकाई अगर हम देखें कि हर अगली इकाई पे कितना होता, तो हम कहते हैं कि ये एक्सटर्नल मार्जिनल कास्ट है। और अगर वो एक्सटर्नल मार्जिनल कास्ट कुछ हो, पॉजिटिव हो, नुकसान करती हो, तो हमारे सोशल कास्ट में से उतना घट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारी सोशल कास्ट में उतना और वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि उतना नुकसान और हो गया है। तो जो प्राइवेट कास्ट है वो अलग चीज़ है, और उसमें कुछ एक्सटर्नल कास्ट जो इस प्रदूषण के कारण बढ़ी वो और बढ़ गई। इसलिए सोशल कास्ट में एक और लागत जुड़ जाएगी कि मार्जिनल प्राइवेट कास्ट में मार्जिनल एक्सटर्नल कास्ट जुड़ेगी, और दोनों को जोड़ने के बाद जो हमको मार्जिनल सोशल कास्ट मिलेगी। और अब मार्जिनल सोशल कास्ट और मार्जिनल सोशल बेनिफिट अगर दोनों बराबर हों तब तो अनुकूलतम स्थिति होगी। लेकिन अगर जो इक्विलिब्रियम निर्धारित हुआ है वो मार्जिनल सोशल कास्ट से नीचे, अर्थात जो मार्जिनल प्राइवेट कास्ट है उस पर निर्धारित हुआ है, यहाँ हम देख रहे हैं कि मार्जिनल प्राइवेट कास्ट कम है और मार्जिनल सोशल कास्ट ज़्यादा है, उस प्रदूषण के नाते ये बढ़ गई है। तो ऐसी स्थिति में
हम जो है दोनों स्थितियों की तुलना करके देख सकते हैं कि कौन सी स्थिति बेहतर है और कौन सी उसकी तुलना में खराब है। तो यहाँ पर जब हम वक्र बनाएंगे तो हम चित्रों के माध्यम से भी इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ। चित्र तमाम कई तरह से बन सकते हैं। पहले एक चित्र को हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ऊपर फिगर 1 है जिसमें हमने निगेटिव एक्सटेंडेंटरीज को दिखाने का प्रयास किया है, जिसको आप इस रूप में समझ लें कि एक रासायनिक फैक्ट्री है और वो वस्तुओं का निर्माण करती है और जिससे विषैली गैसों का उत्सर्जन होता है और ये समाज के लिए नुकसानदेह है। और वैसी स्थिति में जो प्राइवेट कास्ट है और जो सोशल कास्ट है उसमें डिफरेंस होगा, डाइवर्जेंस होगा, दोनों के बीच में अंतर होगा। ये अंतर यहाँ तो क्योंकि पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है, इस नाते यहाँ पर समाज को हानि ज़्यादा होगी प्राइवेट की तुलना में। इस नाते सामाजिक लागत जो है वो अधिक होगी और जो प्राइवेट कास्ट है वो कम होगी। और दोनों का जो अंतर है यही अंतर ही समाज के लिए नुकसानदेह होगा या उसके सोशल लॉस को प्रदर्शित करेगा। इस चित्र में आप देखें, ये चित्र है, इसमें वाई अक्ष पर हमने कास्ट एंड बेनिफिट को दिखाया है, लागत और लाभ को, और इसके इस हिस्से में एक्स एक्सिस पर उत्पादन की मात्रा है, क्वांटिटी को प्रदर्शित किया गया है, उत्पादन की उपभोग की दोनों। वैसी स्थिति में आप यहाँ आए, ये वक्र जो है मार्जिनल प्राइवेट कास्ट है। संक्षेप में यहाँ दिखाने की जगह नहीं थी, इस नाते हम आपको बता रहे हैं मार्जिनल प्राइवेट कास्ट ये जो है सीमांत निजी लागत है, जो उस फैक्ट्री के मालिक की कुल लागत है, जितना उत्पादन वो करता है वो उस लागत को दिखाता है। ये लागत सीमांत लागत है, मार्जिनल कास्ट है। हम जानते हैं कि चित्र में टोटल कास्ट को बना पाना बहुत कठिन होता है और बहुत बड़ा चित्र की ज़रूरत होती है। इस नाते हम लोग एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट के माध्यम से अपने विश्लेषण को चित्रों में दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम मार्जिनल कास्ट कर्व का प्रयोग कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में थोड़ी सी सुविधा हुई होगी। अब हमने सही कर लिया है, चित्र आपके समक्ष है। तो ये जो है ये मार्जिनल सोशल कास्ट है, जो हर अगली इकाई सीमांत इकाई पर लगने वाली लागत को प्रदर्शित करता है। वक्र ऊपर जाता है, स्वाभाविक है, आप जानते हैं कि जो उत्पादन जिस परिस्थिति में होता है वर्तमान लागत की दशाएं होती हैं और अगली इकाइयों की लागतें पिछली से बढ़ती हुई चली जाती हैं और ये स्थिति इस वक्र पर प्रदर्शित की गई है। दूसरी तरफ ये वाला जो वक्र है मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, और यही वक्र मार्जिनल सोशल बेनिफिट का है, क्योंकि समाज के सभी लोगों के लाभों को जोड़ेंगे तो यही जो है कुल सामाजिक लाभ भी होगा। यहाँ दोनों को बराबर मान के ये दिखाया गया है कि जैसे जैसे उपभोग की मात्राएं बढ़ेंगी वैसे वैसे अगली इकाइयों से मिलने वाले लाभ निरंतर घटते हैं। तो इस प्रकार से ये वक्र ऊपर से नीचे गिरता हुआ होगा। यहाँ एक बात जरूर ध्यान दिला दें हम कि जब हम मार्जिनल का यूज करते हैं, आप पीछे गणितीय समीकरणों में भी देख चुके हैं, तो हर इकाई को जोड़ करके हम कुल ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका मतलब, और दूसरी भाषा में हम जब बात करें रेखा, जब हम चित्रों का प्रयोग करें, वक्रों का प्रयोग करें, तो ये कहा जाता है कि सीमांत लागत के वक्रों के नीचे का पूरा जो क्षेत्रफल होता है चित्र में वो कुल लागत को प्रदर्शित करेगा। और अगर इसी तरह से सीमांत लाभ है बेनिफिट, तो उसके वक्र के नीचे का पूरा क्षेत्रफल जो है जितनी मात्रा पर हम उसको देखने का प्रयास करेंगे उत्पादन या उपभोग की, वो उनके कुल लाभों को दिखाएगा। इस नाते हम इस वक्र के माध्यम से कुल लागत और कुल लाभों को भी देख लेंगे और तदनुरूप हम उसकी व्याख्या वैसे कर लेंगे। यहाँ पर ये बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर प्रदूषण होता है तो इसका मतलब है जो प्राइवेट कास्ट है उसकी तुलना में जो पब्लिक कास्ट है, सोशल कास्ट है, वो ज़्यादा है, क्योंकि उस कास्ट में उतना और जुड़ जाएगा जो समाज के अन्य थर्ड पार्टी को जो नुकसान होता है वो लागत जो है उसमें और जोड़ी जाएगी। और
यहाँ हम सरलता के रूप में मान रहे हैं कि उसको हम मौद्रिक रूप में मूल्यांकित कर सकते हैं और तदनुरूप हम दिखा सकते हैं। और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे ज़्यादा प्रदूषण होगा तो वो वक्र भी ऊपर की ओर जाएगा जो बढ़ती हानि को दिखाएगा। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो इस प्राइवेट कास्ट के ऊपर ये दूसरा वक्र बनेगा जो मार्जिनल सोशल कास्ट को दिखाएगा। अगर हम उस जो एक्सटर्नल आप कह सकते हैं कि मार्जिनल कास्ट है उसको दिखाते तो वो वक्र कहीं नीचे बनाया जा सकता है, लेकिन चित्र पेचीदा होगा। और फिर उसको इसी कास्ट में एमपीसी में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जितना जुड़ेगा उतना ऊपर जाएगा। इस प्रकार की प्रक्रिया आप पीछे देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस रूप में कह सकते हैं कि ये जो दोनों कास्ट कर्व हैं इनके बीच का जो गैप है जिसको हमने ये एरो से इंगित किया है, उत्पादन के किसी भी स्तर पर जो बीच की वर्टिकल दूरी है वो एक्सटर्नल मार्जिनल कास्ट को दिखाएगी। और जब हम उसको प्राइवेट कास्ट में जोड़ेंगे तो हमें मार्जिनल सोशल कास्ट मिल जाएगी। ये जो ऊपर के वक्र पर है तो सोशल कास्ट ज़्यादा है और प्राइवेट कास्ट कम है। और अब आप देखें कि मार्केट मैकेनिज्म में संतुलन वहाँ होगा जहाँ पर मार्जिनल प्राइवेट कास्ट, क्योंकि वही प्राइवेट कास्ट ही निर्धारित करेगी मूल्य को और उत्पादन को। सोशल कास्ट का तो कोई मूल्यांकन है नहीं, न उसकी जो उसके गुणाभाग में है वो अनुगणन में भी नहीं है। तो जो उत्पादन निर्धारित होगा वो इस प्राइवेट कास्ट से और इस मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट या ये जो सोशल बेनिफिट के बराबर है उसके संतुलन से, और वो संतुलन का बिंदु ए होगा। यहाँ पर ये वक्र और ये वक्र दोनों काटेंगे, अर्थव्यवस्था में उत्पादन ओ क्यू होगा। और कहा गया कि ये इफिशिएंट एलोकेशन है, ये ऑप्टिमम एलोकेशन है और ये अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर है। लेकिन इस उत्पादन पर हम ये देख रहे हैं कि समाज की जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट है वो क्यू से लेके ए तक है और उसकी जो कास्ट है वो क्यू से लेके बी तक है। इसका मतलब है कि इतनी एक्सटर्नल कास्ट इस आर्थिक क्रिया के कारण सहन करनी पड़ रही है। तो इस रूप में ये एक्सटर्नल कास्ट हो गई उत्पादन की इस स्तर पर अंतिम इकाई पर। और अब हम कहें कि अगर हम एक दूसरी स्थिति देखें जब ये हानि न हो तो वैसी स्थिति तब हो गई जब सीमांत लाभ और सीमांत सामाजिक सीमांत लाभ, मतलब ये मार्जिनल सोशल कास्ट और मार्जिनल सोशल बेनिफिट बराबर हो, वो बिंदु सी होगा। इस सी बिंदु पर दोनों बराबर हो गए और अब जितना जनता को लाभ हुआ समाज को उतने उनको फायदा हुआ और इस रूप में लागत और आय बराबर हो गई। तो ये स्थिति जो है ये दूसरी इक्विलिब्रियम की स्थिति होगी जो बाजारी व्यवस्था से नहीं निर्धारित हो रही। बाजारी व्यवस्था वाला उत्पादन ओ क्यू है और ये उत्पादन जो है सी है वो इस कुल लागत में जो प्राइवेट कास्ट है उसमें जो एक्सटर्नल मार्जिनल कास्ट उसको जोड़ने के बाद उत्पन्न हुई है। और अब समाज में किसी तरह का कोई नुकसान किसी को नहीं होगा अगर उत्पादन का स्तर ओ क्यू 1 हो। तो ऐसी स्थिति में ये माना गया कि ओ क्यू स्तर जो है जो मार्केट मैकेनिज्म द्वारा निर्धारित है वो नुकसान कर रहा है। और अगर उस नुकसान को हम अनुकरण करें तो दोनों वक्रों के बीच की जो ये रेखांकित दूरी है जिसको हम ABC कह सकते हैं, ये उस समाज को होने वाली हानि को दे रहा है जो इस व्यवस्था में हो रहा है जब मार्केट मैकेनिज्म द्वारा संतुलन के ऊपर निर्धारित है। इस दूरी को हम नीचे वाले वक्र के इस क्षेत्र के रूप में भी बता सकते हैं और दोनों चित्र बनते हैं। आप ऊपर वाली दूरी को भी बता सकते हैं कि अगर उत्पादन इस स्तर पर होता तो इतनी क्षति न उठानी पड़ती और यदि उत्पादन क्यू स्तर पर होगा जो मार्केट मैकेनिज्म द्वारा होगा तो समाज को इतनी हानि सहनी पड़ती है। और इस प्रकार से जो मार्केट मैकेनिज्म द्वारा व्यवस्था हुई है वो एक तरह से अनुकूलतम नहीं है और यही फेल्योर ऑफ मार्केट है, क्योंकि इस एक्सटर्नलिटीज के संदर्भ में ये मार्केट मैकेनिज्म की व्यवस्था सफल नहीं हुई। समय हमारे पास कम है, इस नाते एक दूसरा चित्र यहाँ बना रहे जिसमें एक्सटर्नल लाभ मिलता है। जैसे हमने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है तो लोगों को लाभ मिलता है, तो जब लाभ मिलेगा तो ये कास्ट घट जाएगी। तो अब की बार जो है प्राइवेट कास्ट की तुलना में सोशल कास्ट वक्र नीचे आ जाएगा। चित्र बिल्कुल एक है लेकिन ये ध्यान रखिएगा अब की बार MPC ऊपर है और MSC नीचे है, अर्थात सोशल कास्ट घट गई है क्योंकि कुछ लोगों को
जितनी प्राइवेट कास्ट हुई है इस उत्पादन की प्रक्रिया के या एक्टिविटी के कारण कई लोगों को फायदे हुए हैं, तो उस फायदे को इस कास्ट में से जब घटाएंगे तो सोशल कास्ट उससे कम आ जाएगी। तो अब की बार ये वक्र होगा सोशल कास्ट का, ये एक्सटर्नल मार्जिनल बेनिफिट है, ये बीच वाला गैप, यहाँ ये एक्सटर्नल मार्जिनल लॉस था या कॉस्ट थी। और अब की बार संतुलन पहले था क्यू पर यहाँ, और अब जब दोनों का संतुलन इसके मार्जिनल सोशल कास्ट और मार्जिनल सोशल बेनिफिट्स होगा तब ये सी पे आएगा। और अब की बार हम देख रहे हैं कि पहले जो मार्केट मैकेनिज्म द्वारा उत्पादन ओ क्यू है, और जब ओ क्यू 1 उत्पादन हुआ है तो समाज को देखिए यहाँ पर ये मार्जिनल सोशल कास्ट घट जाती है और इस नाते ये इतना फायदा हो जाता है। इसका मतलब है कि जब मार्केट मैकेनिज्म द्वारा उत्पादन ओ क्यू हो रहा था तो लोग इस फायदे से वंचित रह जा रहे थे। मैं फिर यहाँ आपको उल्लेख कर दूँ, आप चाहें तो ए बी सी को ए डी सी के रूप में भी देख सकते हैं और ये दिखा सकते हैं कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट ज़्यादा है, मार्जिनल सोशल कास्ट कम है, और ये जो ए डी सी वाला त्रिकोण है वो उस बेनिफिट को दिखाता है जो बाजारी व्यवस्था में उपलब्ध नहीं था, और अब जब नई व्यवस्था है उस स्थिति में ये लाभ उन्हें जनता को मिलता है। इस नाते यहाँ भी मार्केट मैकेनिज्म फेल कर जाती है, चाहे एक्सटर्नलिटीज पॉजिटिव हों तब भी और जब एक्सटर्नलिटीज निगेटिव हों तब भी। तो इन दोनों चित्रों से हमारा काम चल जाएगा, अन्यथा हम इस सोशल बेनिफिट को भी नीचे ऊपर करके इस सोशल मार्जिनल प्राइवेट कास्ट को स्थिर रख के और सोशल बेनिफिट को कम या अधिक करके, जब हानि होती है तो बेनिफिट को घटा दें और जब लाभ होता है तो बेनिफिट वक्र को ऊपर कर दें। वैसी स्थिति में भी हम देख सकते हैं कि जो व्यवस्था मार्केट मैकेनिज्म द्वारा निर्धारित होगी वो ऑप्टिमम नहीं होगी, और जो व्यवस्था उससे इतर निर्धारित होगी जिसमें सरकारें आएंगी और हस्तक्षेप करेंगी, कर लगाएंगी और बजटी एलोकेशन के माध्यम से इस डिस्टोर्शन को ख़त्म करेंगी, इस क्षति को ख़त्म करेंगी, और जिनको लाभ मिल रहा हो सकता है उनसे वो कुछ आय प्राप्त करें और जहाँ डिस्टोर्शन या जहाँ हानि हो रही उसको दूर करने का प्रयास करें, और उस व्यवस्था के अंतर्गत जो स्थितियाँ बनेंगी वो उस व्यवस्था से बेहतर होंगी जो मार्केट मैकेनिज्म द्वारा निर्धारित होती हैं। और इसलिए कहा जा सकता है कि एक्सटर्नलिटीज के संदर्भ में मार्केट फेल्योर होती है और वहाँ पर सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है समाज कल्याण को बढ़ाने की दृष्टि से, और ये एक्सटर्नलिटीज जो हैं वो बाजारी असफलता का एक प्रमुख उदाहरण है और प्रमुख कारण है। इसके पहले हम देख चुके हैं कि पब्लिक गुड्स के संदर्भ में भी ये बाजारी व्यवस्था असफल होती है, और एक वीडियो हमने देखा है कि मेरिट जो वस्तुएं हैं उसके संदर्भ में भी। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।